सत्ताधारी दल बीजेपी के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब संसद के दोनों सदनों में पार्टी का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं होगा। संसद में मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम, एमजे अकबर, इन तीनों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और पार्टी ने हाल ही में हुए चुनाव में तीनों को ही नामांकित नहीं किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि सालों से संसद में बीजेपी का मुस्लिम चेहरा रहे हैं, जफर इस्लाम और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर, ये तीनों ही लंबे वक्त से देश की सबसे बड़ी पार्टी का मुस्लिम चेहरा रहे हैं। लेकिन अब ये तीनों ही संसद में नहीं दिखेंगे। दरअसल तीनों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। खास बात यह है कि इन तीनों का कार्यकाल खत्म होने के बाद संसद के दोनों सदनों में बीजेपी का कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं होगा, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मुसलमान को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद भी नहीं की जाती है कि वो किसी ऐसे मुसलमान को टिकट देंगे जिसकी आवाज़ में देश की जनता और ख़ास तौर से मुसलमानों की आवाज़ मिलाई जा सके। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्र में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। राज्यसभा सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। वहीं जफर इस्लाम पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनका कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जबकि एमजे अकबर का कार्यकाल 29 जून को खत्म हो रहा है। सही है कि भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम मुक्त पार्लियामेंट हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये नारा सबका साथ सबका विश्वास, वो भी खुल के सामने आ गया है। उनका असली चेहरा सामने आ गया है। यही तरीका है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विश्वास हासिल करने का। पिछले 3 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी की ओर से किसी मुस्लिम चेहरे को राज्यसभा नहीं भेजा गया है। बीजेपी की ओर से राज्यसभा में मुस्लिम चेहरों को भेजने का सिलसिला 1990 में शुरू हुआ। बीजेपी ने 1990 में सिकंदर बख्त को राज्यसभा भेजा था। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में भेजे गए वो पहले मुस्लिम सदस्य थे। 1996 में उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजा गया। 2002 तक उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। 2002 राज्यसभा से रिटायर होने के बाद उन्हें केरल का राज्यपाल बनाकर भेजा गया था। सिकंदर बख्त को राज्यपाल बनाए जाने से खाली हुई राज्यसभा की सीट को 1999 में लोकसभा चुनाव हारने वाले मुख्तार अब्बास नकवी को झारखंड से राज्यसभा भेजकर भरा गया। 2010 में नकवी को दूसरी बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया और 2016 में तीसरी बार फिर झारखंड से ही राज्यसभा भेजा गया। 2004 में बीजेपी ने कांग्रेस से आई नजमा हेपतुल्ला को राजस्थान से राज्यसभा भेजा। 2012 में भी बीजेपी ने नजमा हेपतुल्ला को राज्यसभा भेजा। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय भी सौंपा गया था। एमजे अकबर पत्रकारिता छोड़कर 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 2016 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया और विदेश राज्य मंत्री बनाए गए। सैयद जफर इस्लाम को भी करीब 2 साल पहले राज्यसभा भेजा गया था। जाहिर है कि 3 दशकों तक लगातार राज्यसभा में कोई न कोई बीजेपी का मुस्लिम सदस्य रहा है, लेकिन अब बीजेपी में ये सिलसिला टूट गया है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि इस पर विचार कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं उसकी चिंता हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारा नेतृत्व उस पूरा कर रहा है, उसकी तरफ भी वो ध्यान करेगा। अब सवाल ये है कि राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री बने रहेंगे? बीजेपी की रणनीति क्या होगी? क्या बीजेपी किसी मुस्लिम चेहरे को राष्ट्रपति बनाएगी? संसद में बीजेपी की तरफ से कोई मुस्लिम चेहरा नहीं होगा और उसकी संभावनाएं भी नहीं है, ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता। हालांकि वर्तमान में कुछ समय तक बीजेपी की तरफ से कोई मुस्लिम चेहरा संसद के सदनों में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसी साल अगस्त में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कौन जानता है बीजेपी किसी मुस्लिम चेहरे को ही राज्यसभा का सभापति बना दे। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, नंबर 18, दिल्ली। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। नुपुर शर्मा विवाद में बीजेपी ने गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रवक्ताओं को मीडिया में किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी नहीं करने की नसीहत दी गई है।
साक्षी महाराज, निरंजन ज्योति, गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को भी ये सलाह दी गई है कि वो किसी भी धर्म को लेकर कोई टिप्पणी ना करें और मीडिया में बोलने से पहले अपनी बातों को तोल लें। इधर रामपुर में कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। नवाब काजिम अली ने बीजेपी का समर्थन किया है। प्रत्याशी न उतारने पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेतृत्व को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। सीट कभी खाली नहीं छोड़नी चाहिए थी, इस बात का जिक्र किया उन्होंने इस पत्र में। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटों पर उपचुनाव में वॉकओवर दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के इस बड़े चेहरे की तरफ से नाराजगी की बात सामने आई है। नवाब कासिम अली ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है। प्रत्याशी नहीं उतारने पर नाराजगी भी जताई है। सीएम योगी ने वृंदावन में भगवान बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। सीएम योगी ने यहां पर योग माया और राधा रानी के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान पुजारियों ने सीएम का स्वागत भी किया। सीएम योगी ने मशहूर कवि रसखान की समाधि स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने रसखान की समाधि स्थल पर पौधारोपण किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा दौरे की ये तस्वीर, जिसमें मुख्यमंत्री मथुरा पहुंचे, वहां पर बांके बिहारी का दर्शन किया। उन्होंने गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और साथ ही गौशाला भी पहुंचे। योग माया में भी आराधना की उन्होंने। मंदिर में जाकर समाधि का निरीक्षण किया, समाधि को नमन किया और पौधारोपण करते हुए भी नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्वच्छता अभियान चलाया। सिकरौल के भीमनगर में एक महिला के अनुरोध पर उन्होंने फावड़ा उठाया और खुद ही गोबर लगाया। दरअसल महिला की बेटी की हाल ही में शादी होने वाली है। महिला ने घर के बाहर पड़े गोबर को हटवाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने खुद ही फावड़ा उठा लिया और गोबर हटाने लग गई। आजा तो आगे बढ़िए चला। रुड़की के पिरान कलियर में रोजाना सैकड़ों लोग जायरीन करने आते हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने यहां अपना अड्डा जमा लिया है। जी हां, और आपराधिक वारदातों को अंजाम भी देते हैं। पिरान कलियर क्षेत्र में 31 मई को एक बच्ची का अपहरण हुआ था, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। इससे पहले इसी क्षेत्र में कई बच्चे चोरी हो चुके हैं। हर घटना के बाद ही पुलिस प्रशासन सत्यापन अभियान चलाता है और फिर चैन की नींद सो जाता है। पिरान कलियर में झुग्गी झोपड़ियों में भी कई लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनका आज तक सत्यापन नहीं हो पाया है। दरगाह के आसपास में कई लोग चोरी लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ये सब अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं, सब बाहर के हैं, बंगाल संगाल कहाँ से आए हुए हैं ये तो हमें पता नहीं, मालूम नहीं हमें। लेकिन आसपास जो कलियर के चारों तरफ झुग्गी झोपड़ी है, ये सब वहाँ के रहने वाले हैं। लापरवाही तो मैं दरगाह प्रशासन की मानता हूँ इसमें। दरगाह दफ्तर मैनेजमेंट जिनके अंडर में ये दरगाह शरीफ चलती है। पिरान कलियर की झुग्गी झोपड़ियों में कई बार बांग्लादेशी, अफगानी और पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ घटनाओं के बाद ही एक्शन में दिखती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि लगातार सत्यापन चल रहा है और संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कलियर क्षेत्र पर हम लोग लगातार सत्यापन का अभियान चलाते रहे हैं, जिसमें होटलों की चेकिंग है, आसपास जो झुग्गी झोपड़ियाँ बना के रह रहे हैं उनके सत्यापन की कार्रवाई है, या उस सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में कुछ लोग आके जैसे रुके हुए हैं उनके भी सत्यापन की हम लोग कार्रवाई करते हैं, उनका वेयर अबाउट चेक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि एक ये घटना जो अभी संज्ञान में आई है, प्रकाश में आई है, उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि ये कुछ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पर आके इस तरीके से घटना करके कुछ लोग चले जाते हैं। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए सत्यापन अभियान चलाया गया था। उसमें से कई के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन इस तरह के अभियानों की लगातार जरूरत है, जिससे कोई भी अपराधी देवभूमि में अपनी जड़ें न जमा सके। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। अलकायदा ने धमकी दी है, भारत सरकार को धमकी दी है अलकायदा ने। यूपी गुजरात में हमले की धमकी अलकायदा की ओर से आई है। दिल्ली मुंबई में भी हमले की धमकी, लेटर के जरिए ये धमकी अलकायदा की ओर से आई है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी पर यह बड़ी धमकी मिली है अलकायदा की तरफ से। भारत को अलकायदा ने धमकी दी है, धमकी भरा एक पत्र भेजा है। यूपी और गुजरात में हमले की धमकी इस पत्र में दी गई है। दिल्ली और मुंबई में भी हमले की धमकी दी गई है अलकायदा की तरफ से भेजे गए पत्र में। तो अलकायदा की हिम्मत देखिए कि इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी को बहाना बना करके भारत को धमकाता नजर आ रहा है। एक चिट्ठी लिखी है उसने और इस चिट्ठी में यूपी, गुजरात, दिल्ली, मुंबई में हमले की धमकी दी गई है। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ मौजूद, हमारे सहयोगी। शैलेंद्र वांगू, ये चिट्ठी कहां से, किस तरह से आई है और क्या क्या लिखा है इसमें? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि अलकायदा की तरफ से एक थ्रेट जारी किया गया है। हालांकि ये जो थ्रेट है ये सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है और अलकायदा का जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये थ्रेट सामने आया है, जहां पर उन्होंने धमकी दी है। जिस तरह से विवाद हुआ बीजेपी प्रवक्ताओं के बयानों के बाद, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं सामने रखते हुए उन्होंने धमकी दी है कि भारत के अलग अलग शहरों में वो आतंकी हमले कर सकते हैं। इस तरह की उन्होंने धमकी दी है, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली 4 शहरों का नाम उन्होंने जिक्र किया है। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन 4 शहरों का जिक्र किया है। हालांकि इस पूरे चिट्ठी को लेकर जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो अलर्ट है, उनके पास क्या पहुंच चुका है और इसके लिए तमाम जो इंतजाम है, जो सुरक्षा के इंतजाम वो कड़े कर दिए गए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ये जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर 24 घंटे में 4 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। इनमें 3 पाकिस्तानी हैं। 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है। गृह मंत्री की बैठक के बाद कश्मीर में एक्शन की तस्वीर सामने आई है। अमित शाह 15 दिन में 2 बैठक कर चुके हैं और उसका परिणाम यह है कि 24 घंटे में ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग चल रही है कश्मीरी हिंदुओं की, उसके बाद लगातार 2 बार बैठकें हुई बीते 15 दिनों में और अब जम्मू कश्मीर में एक्शन भी देखने को मिल रहा है सेना का। प्रयागराज में अराजक तत्वों के तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद गाड़ी पार्ट जबरन बदलने को लेकर यहां पर विवाद शुरू हुआ था। आपको बता दें 4 जून को सर्विस सेंटर पर मारपीट और तोड़फोड़ हुई थी, जिसका ये वीडियो सामने आया। सर्विस सेंटर मैनेजर की तहरीर पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बुलंदशहर में एक अजीबोगरीब घटना घटी है। यहां पर प्रेत आत्मा निकालने के नाम पर एक गर्भवती महिला की बेरहमी से पिटाई हुई। तांत्रिक और उसके साथ मौजूद एक महिला ने पीड़ित के साथ बेरहमी से पिटाई की। गर्भवती महिला के बाल पकड़कर उसको मारा पीटा गया। तांत्रिक की पिटाई से महिला की हालत खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पीड़ित महिला के पति ने तांत्रिक पर 22,000 रुपए वसूलने का भी आरोप लगाया है और इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। मामला औरंगाबाद इलाके के सईदगढ़ी का है। बोल लड़की के पीछे कहां से है तू? बोल। तो सवाल ये भी है कि इस महिला के पास तांत्रिक को लेकर कौन आया और जो दूसरी महिला वहां पर मौजूद है वो कौन है और वीडियो कौन बना रहा था। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।